गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 20th ऑफ अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में से मैं आप लोगों को जो यूपीएससी रेलिवेंट न्यूज़ है उन्हीं को पढ़ाने वाली हूँ। तो जल्दी से एक बार इंट्रो देख लेते हैं। स्प्रिंटर्स इस इंट्रो को स्किप कर सकते हैं फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। एंड फॉर द न्यू कमर, हाय, दिस इज़ अनुरानी और मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर एनालिसिस करके पढ़ाती हूँ। मोस्टली जो न्यूज़पेपर होता है सभी के सभी सिविल सर्विसेज में जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें काम आएगा, लेकिन यूपीएससी के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान इसके ऊपर देते हैं। देखते हैं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये न्यूज़पेपर कैसे पढ़ाऊंगी। मैं इसको आप लोगों के लिए 5 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देती हूँ। पहले हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ते हैं सो दैट यू गाइस कैन नो व्हाट इज़ द वे ऑफ माई टीचिंग। पसंद आता है तो उसी टाइम पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। इसके बाद हम प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं एक, जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी उसी में से एक सवाल बनाकर लेकर आऊंगी सो दैट आप लोगों का भी टेस्ट होता रहे कि आप लोग कितनी डेप्थ एनालिसिस जो है वो कर रहे हो। उसके बाद हम करते हैं न्यूज़ फॉर मेंस। जितने भी आर्टिकल यहाँ पर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम पढ़ते हैं। देन वी मूव फॉरवर्ड विद न्यूज़ फॉर प्रीलिम्स एंड वी एंड आवर वीडियो विद मैपिंग इन द न्यूज़। तो मैपिंग के साथ में हम अपने वीडियो को एंड करते हैं सो दैट हमारी मैपिंग भी स्ट्रॉन्ग होती रहे, प्रीलिम्स के लिए हम बिल्कुल तैयार रहें। सबसे पहले वाला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दैट इज सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ ए डॉक्टर। सी, अब ये जो केस है ये सभी को पता ही है। कल मैंने थोड़ी बहुत इसके ऊपर चर्चा की थी। मैं ज़्यादा डिटेल में इसीलिए नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत ही अनहोनी ये घटना थी, बहुत ख़राब जो इसको बोला जा सकता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा टॉपिक इसको मैं अलग से कवर करूँ। नोट लाइक जो ये केस स्टोरी थी ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि केस क्या है, बल्कि इसके ऊपर पूरा का पूरा एनालिसिस कि रेप होता क्यों है, सोसाइटी में ये सारी चीज़ें क्या बदलाव किया जा सकता है, क्या क्या हमें बदलना चाहिए यूपीएससी के पॉइंट से जो हमारे पास फैक्ट होने चाहिए। जैसे मेंस में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो मैं सोच रही हूँ 10-15 मिनट में आपको तब वहाँ पर ये पूरा का पूरा टॉपिक समझाऊँ, अदरवाइज टुकड़ों में ये ऐसा ही बटा रहेगा। तो अभी हम आर्टिकल पे ही आते हैं क्योंकि आर्टिकल में और ज़्यादा बातें इसमें दी भी नहीं गई हैं। बस ये बताया गया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सुवो मोटो कोग्निजेंस ले लिया है। सुवो मोटो क्या होता है? शब्द संज्ञान। अब देखिए, संज्ञान और शब्द यानी कि खुद से ही क्या मतलब है इस चीज़ का। देखिए, जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो था वो बना था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत में। मैम, सुप्रीम कोर्ट 1935 में, बट इंडिपेंडेंस तो अभी आप कुछ दिन पहले बता रहे थे 1947 में मिली थी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता था जस्ट लाइक सेम आरबीआई, आरबीआई को भी किसने बनाया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। यहाँ पर ऐसे ही ब्रिटिशर्स का एक फेडरल हम देखते हैं क्या होता था, कोर्ट ऑफ इंडिया होता था। अब ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया होता था ना, इसके ऊपर भी एक अपीलिएट बॉडी होती थी जो कि हम देखेंगे यहाँ पर थी लंदन के अंदर, और वो क्या था? प्राइसी जो कोर्ट होता था वो। अब ये जो प्राइवी कोर्ट होता था ये वहाँ का सुप्रीम कोर्ट की तरह हम देख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, 1947 में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फेडरल बैंक है उसके बारे में, सॉरी, फेडरल कोर्ट जो था उसके बारे में सोचना शुरू करती है। और हम देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका दर्जा उसको दे दिया जाता है। अब आप इससे कंपेयर मत कीजिएगा कि ये पहले की तरह है, जस्ट मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी देना चाहती थी। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास में बहुत पावर है, बहुत पावर जो फेडरल कोर्ट के पास में नहीं होती थी, उससे लाइक लगभग आप बोलेंगे तो एक्सट्रीम पावर है। वैसे एक जो पॉइंट है और एक जो बात है, फ्रेज इस तरीके से बोली जाती है कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोर्ट है, क्योंकि इतनी पावर किसी कोर्ट के अंदर जब है तो वो इंडिया में ही है। ऑल्दो आप कंपेयर करेंगे यूएसए के कोर्ट को कि मैम उनके पास तो डिवो प्रोसेस ऑफ लॉ भी होता है, वो तो किसी कानून को खुद से रद्द कर सकते हैं। स्टिल जब आप गहराई में पढ़ेंगे और कभी आप पढ़ें इस टॉपिक को तब आपको ज़रूर याद आएगा कि मैम क्या बात कर रही थी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ने सुवो मोटो लिया। अब हम देखते हैं 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट है वो बन जाते हैं। उसके बाद में अभी क्या है, कंपोजिशन क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट बनता है तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने बनानी शुरू की। हमने सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट को रखा, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रखा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, एक को हमने सिविल कोर्ट रखा और दूसरे को हमने सेशन कोर्ट रखा। सिविल कोर्ट जो कि सिविल मामले देखेगा, सेशन कोर्ट जो कि क्रिमिनल मामलों को यहाँ पर देखेगा। इस तरीके से
हमने हमारी जुडिशरी बनाई। फिर सुप्रीम कोर्ट के समय के साथ साथ में जब हमें कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगी तो हाई कोर्ट के तरीके से ही हमने क्या किया, कुछ ट्रिब्यूनल्स को बनाना भी शुरू कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं कैट को, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को देखेंगे, ऐसे ही एनवायरमेंट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोला जाता है। ऐसे ही हमें स्पेशलाइज्ड कामों के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल भी बनाए, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जुडिशरी। ठीक है मैम, अब ये सब हमने बना दिया था तो अब हमें समझ में इतना आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक एपीलिएट अथॉरिटी है, यानी कि वहां पर क्या होती है, अपील जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आपका कोई फैसला आता है, आप उससे खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है, जुडिशरी के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, सालों साल लग जाते हैं। अब कोई भी इंसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या जा सकता है? कभी भी नहीं जा सकता। जा सकता है, लेकिन केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के अनुसार। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उन्होंने पहले ही इस बात पे बहुत ज़्यादा जो महत्व है वो दिया है कि फंडामेंटल राइट कभी नहीं टूटने चाहिए। और कौन तोड़ता है? स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट ऐसी चीज़ है जो फंडामेंटल राइट्स को तोड़ सकता है। उनके लिए उन्होंने पहले ही बोला है कि कोई भी इंसान अगर उसका फंडामेंटल राइट कोई भी टूटता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में थ्रू द हेल्प ऑफ रिट्स क्या कर सकता है, जा सकता है। ये भी सही है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो क्या कर रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि खुद सुप्रीम कोर्ट आपके पास आना चाहे तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद आपके पास आ सकता है? तो ये भी बिल्कुल सच है और उसी को बोला जाता है सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है सबत संज्ञान, यानी कि खुद से ही जो कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, मैं खुद से ही आप लोगों के पास में आ रहा हूँ। अब ये केस किसी को मेरे पास फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को PIL लगानी है, ना किसी को जो केस है वो रजिस्टर करना है, कुछ नहीं, मैं खुद से ही इसको रजिस्टर कर रही है। ये है सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब इसमें क्या होगा, हम देखेंगे 3 जजेस का बेंच जो है वो बनाया गया है, जिसको हेड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। और 3 जजेस का बेंच ही क्यों होता है? कई बार डिविजनल बेंच भी हमें देखने को मिल जाते हैं। 3 जजेस का मोस्टली या फिर जो ऑड नंबर है इनको इसी वजह से बनाया जाता है, सो दैट जो मेजोरिटी है वो देखने में ज़रा आसानी से आ जाए। करंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था, जब केवल 8 जजेस के साथ में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी देखते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या यहाँ पर जो रिपोर्ट है या क्या वर्डिक्ट होगी वो आएगी, उसी के बाद में हम फर्दर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कमिंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि नाइल जो रिवर सिस्टम है वो कौन कौन सी कंट्री के अंदर में अपना ड्रेनेज बेसिन रखता है, यानी कि नाइल नदी किस किस कंट्री में से बहती है। 6 कंट्री मैंने दी हुई है, कोई अटपटा सवाल नहीं है PYQ और UPSC से। आपको बताना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या इसका भाग है, गैबोन, युगांडा, सूडान, इजिप्ट, कैमरून। अब मैंने ये सवाल क्यों दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को कॉन्गो पढ़ा चुकी हूँ, इजिप्ट पढ़ा चुकी हूँ, युगांडा पढ़ा चुकी हूँ। ये ऐसी कंट्रीज हैं और इनको पढ़ाते टाइम जब मैपिंग मैं आप लोगों को करवा देती हूँ ऐसे ही न्यूज़पेपर के लास्ट के अंदर में, तो मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ उससे रिगार्डेड। तो अब आप लोगों को आंसर बताना है। ऑप्शन A कहता है 3 कंट्रीज, ऑप्शन B कहता है 4, ऑप्शन C 5 एंड ऑप्शन D 6। चलिए इसका आंसर जो है देख लेते हैं। देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए मैप रखा है सो दैट आप इजीली जो इसका आंसर है उसको समझ पाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइल नदी जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी के अंदर डेल्टा बना रही है। और यहाँ से हम देखेंगे कि इजिप्ट से होती हुई ये क्या कर रही है, सूडान में भी आती है। ऊपर से इसी वजह से समझा रही हूँ ताकि इजी रहे समझना, वैसे हम ऐसे नीचे से भी जा सकते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि इजिप्ट पे तो आप लोगों को याद ही रहेगा कि हाँ मैम वहीं पे है। सूडान में भी ठीक है, सूडान इजिप्ट के नीचे है तो वहाँ से तो बहेगी, वेरी गुड। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम एक और चीज़ के लिए सूडान को आप याद रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि सूडान ही वो कंट्री है जिसमें नील रिवर जो होती है वो अपने आप को 2 भागों में बांट लेती है, यानी कि एक बन जाती है वाइट नील और एक बन जाती है ब्लू नील। इसके बाद जो ब्लू नील होती है वो चली जाती है इथोपिया में, और वाइट नील जो होती है वो अलग अलग ब्रांचेज अपनी बांट देती है। जो ब्रांच युगांडा में चली जाती है, केन्या के अंदर भी हम देख पाएंगे, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ऊपर भी इनको जाते हुए देखेंगे। अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर होगा ऑप्शन B, ओनली 4 जो है वो क्या है आंसर यहाँ पर इस सवाल का था।
एनीवे अब हम पहुंच गए हैं हमारी वीडियो के पार्ट 3 के अंदर पे। स्टार्ट करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जो कि है मलेशियन पीएम अराइविंग टुडे, ट्रेड पीपल टू पीपल लिंक ऑन एजेंडा। मलेशियन पीएम जो है वो इंडिया में आ रहे हैं और कल यानी कि हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर मुलाकात जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में इनकी होने वाली है। आज ही के दिन ट्यूसडे को ही ये लोग जो है ट्रेड वगैरह की जो बातें हैं उनके ऊपर पूरी पूरी बातें करेंगी और हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर देखिए। वैसे ये बहुत छोटा सा आर्टिकल था, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो ये आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इतनी सी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ाऊँ। और क्या पढ़ाऊँ, मेरा मानना है कि देखिए ऐसे छोटे छोटे जब आर्टिकल आते हैं ना तो हम उनको नॉन इम्पोर्टेंट समझ के स्किप कर देते हैं। लेकिन इसी से मैं अगर आप लोगों को थोड़ी थोड़ी डिटेल भी देती हुई चलूंगी तो आपका आईआर जो होगा वो ऑलरेडी स्ट्रांग होता रहेगा, आपको कोई अलग पर्टिकुलर किताब पढ़ने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। तो मलेशिया पीएम की बात करें तो हमारे मलेशिया के साथ में रिश्ते हैं कैसे, पहले ये देख लेते हैं। मलेशिया हम देखेंगे कि साउथ ईस्ट की एक कंट्री है, ठीक है मैम। हम देखेंगे मलेशिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि ये तो पूरा का पूरा इसका जो ट्रेड है वो हम देखेंगे कैसे मैरिटाइम इसकी मोस्टली बाउंड्री है, तो ट्रेड वगैरह सही होता है यहाँ पर। मैरिटाइम से रिलेटेड जो भी उत्पाद हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ठीक है। इनके प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम जो है वो हमारे साथ में ठीक ठाक जो है हम देखेंगे कि कैसे एक रिश्ता रखे हुए हैं। यहाँ पर बात होगी मल्टी सेक्टरल कॉपरेशन की। हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है, हमारे लिए दो कारणों से ज़रूरी हो जाता है। पहली बात तो मलेशिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर हम देखेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एज अ कंट्री। जब ये इंडियन ओशन के अंदर में अपनी बाउंड्री दिखाता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अब मलेशिया को हमें क्या रखना है, चाइना से थोड़ा दूर रखना है। क्योंकि चाइना क्या कहता है, चाइना अपनी प्रोमिनेंस दिखाना चाहता है इंडियन ओशन के अंदर। जब मलेशिया जैसी कंट्रीज को हम अपने साथ में लेके चलेंगे तो चाइना ऑब्वियसली क्या रहेगा, थोड़ा पीछे रहेगा। लेकिन ऐसा सच है नहीं, चाइना जो है वो ज़्यादा एक्चुअली में कांटेक्ट बना रहा है फ्रॉम टू एवरी नेबर, जो भी इंडिया के नेबर्स हैं उन सभी के साथ में। अब हम देखते हैं कि मलेशिया के साथ में हमारे रिश्ते जो हैं वो थोड़े से खटास इस वजह से भी आ गया है क्योंकि मलेशिया के अंदर में हम देखते हैं कि कैसे यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने मिस्टर नायक जो थे, नायक कौन थे यहाँ पर, एक ऐसे इंसान जाकिर नायक जो कि इस्लामिक प्रीचर था और यहाँ पर इंडिया के अंदर इस्लाम तो प्रीच करता ही था, उसके अलावा कुछ उसने मनी लॉन्ड्रिंग भी की। जब इंडिया ने इनसे डिमांड की कि वो मलेशिया में आकर रह रहा है, आप उनको हमें सौंप दीजिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम सोचेंगे। लेकिन उस पर सोचने की बजाय उन्होंने उनको परमानेंट रेजिडेंस मलेशिया के अंदर दे दिया, रहने की अनुमति दे दी। इससे हमारे रिश्तों में थोड़ी सी खटास तो देखने को मिली, यानी कि कॉपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। और यही कारण है कि शायद अब जो कॉपरेशन होगा नए प्रधानमंत्री के साथ में ये शायद अच्छा हो सके। चलिए अब हम देखते हैं मलेशिया के मैप को भी। मलेशिया देखिए दो खंडों में आपको बटा हुआ दिखाई देगा, बीच में जो इसको बांटता है वो है साउथ चाइना सी। यहाँ पर आप मलेशिया का फ्लैग भी देख पा रहे होंगे। हम देखते हैं कि थाईलैंड के साथ में मले पेनिनसुला जो है वो क्या करता है, यहाँ पर लगता है। और इसके बाद में जो पहला पार्ट है इसका वो हम देखेंगे ऊपर की तरफ है जिसको वेस्ट मलेशिया बोला जाता है। और जो दूसरा पार्ट है जो कि बोर्नियो आइलैंड के ऊपर है उसको हम ईस्ट मलेशिया के नाम से जानते हैं। इसके नीचे इंडोनेशिया को भी आप देख पाएंगे। अब इंडोनेशिया में और मलेशिया में इन दोनों में जो एक पानी की यहाँ पर स्ट्रेट हम देख पाते हैं उसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और इसके आसपास के हम बात करें तो जैसे थाईलैंड ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में है, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड के ऊपर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर इसकी बॉर्डर जो है वो शेयर हो रहा है। वियतनाम के साइड में ही साउथ चाइना सी है, तो वो साउथ चाइना सी यहाँ तक इन दोनों को भी डिवाइड कर रहा है, बीच में ईस्ट एंड वेस्ट मलेशिया को। फिर ऊपर हम पैसिफिक ओशन को देख पाते हैं जो कि ऊपर यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही में यहाँ पर सेलेब सी भी है एंड सूला सी भी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रुनाई जो आइलैंड है वो भी यहाँ पर, हम जैसे नेपाल और भूटान को आप देख पाते हैं वैसे ब्रुनाई क्या है, एक आइलैंड है जो कि ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है।
एंड इसके अलावा हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रिवर्स को। रिवर्स में देखेंगे तो ख्वातीन एंड फहांग जो है वो दो रिवर हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट वेस्ट मलेशिया के अंदर में। ईस्ट मलेशिया के अंदर बात करें तो रजांग रिवर जो है वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। शुगूत रिवर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिवर। एंड कैपिटल की बात करें तो बंदार सरी बेगवन जो है वो हम यहाँ पर देख पाएंगे। एंड चलिए आई थिंक दिस इज ऑल थिंग। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा गवर्नेंस क्या है, दूसरा यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, तीसरा इसी में समझ पाएंगे कि सोशल इश्यूज जो हैं जो कि यहाँ पर जिस वजह से ये जो आर्टिकल अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या समस्या है लेटरल एंट्री में, उसमें जब हम SC ST या रिजर्वेशन को देखते हैं तो वो भी एक साइड इसमें आ जाता है। तो ओवरऑल कई ऐसे पार्ट हैं सिलेबस के जिसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले जो एंट्री एज अ डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स में IAS या फिर IPS या फिर IFS को ज़्यादा मिलती थी, मोस्टली डोमिनेटेड बाय IAS ऑफिसर, अब वो क्या की जा रही हैं एज अ सिंगल वैकेंसी निकाल निकाल कर यहाँ पर हम देखेंगे कि नहीं डिपेंड करता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से हो या नहीं हो, कहीं से भी हो सकते हो, बस आपके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए प्लस स्पेशलाइजेशन जो है वो भी आपके अंदर होना चाहिए। आप बेशक किसी प्राइवेट फॉर्म से आते हो लेकिन अब आप डायरेक्टली जॉइंट सेक्रेटरी तक की पोस्ट जो है वो पा सकते हो। जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट क्या होती है, कल मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा जो है ये चार्ट के थ्रू समझाया था, आज फिर से समझा देती हूँ। सबसे ऊपर जब हम किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे हम उनके कैबिनेट को देखेंगे। अब कैबिनेट के अंदर अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, राइट, जिनके अंडर मिनिस्ट्री होती है। अब इस मिनिस्टर के अंडर में हम देखेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हो जाए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब कि एक मिनिस्ट्री है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स का जब किसी को मिनिस्टर बनाया जाता है तो वो प्रमुख कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोले जाते हैं। अब इनके अंदर में हम देख पाएंगे यहाँ पर होते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के नीचे हम देखेंगे एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट को जो कि दूसरे नंबर पर आएगी, और तीसरे नंबर पर आती है जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट जो कि थर्ड हाईएस्ट अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक मिनिस्ट्री में तो पोस्ट बन जाती है। फिलहाल हम देखेंगे कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा यहाँ पर 45 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया है, जिनमें भी अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन है किसी भी स्टेट से, किसी भी यूटी गवर्नमेंट से अगर उनको एक्सपीरियंस है, या PSUs पब्लिक जो यहाँ पर यूनिट्स होती हैं या स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी अगर उनको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में स्पेशलिस्ट हैं इस काम को करने के लिए जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है तो वो उसके लिए फुलफिल जो है कर सकते हैं। अब ये चीज़ है, इसके ऊपर कुछ लोगों का यानी कि अपोजिशन के जो लोग हैं उनका क्या है, कुछ हम देखेंगे कि प्रतिक्रिया थोड़ी सी अच्छी नहीं है। क्यों प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है यही समझेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी को देखते हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, लीडर ऑफ पार्लियामेंट या लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको भी हम इनको बोल सकते हैं, नॉट पार्लियामेंट। हम देखेंगे कि ये जो है ये कह रहे हैं कि अंडर प्रिविलेज लोगों को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा इस वजह से, यानी कि डायरेक्टली एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो सुविधा आपने निकाला है ना, वैसे तो ये लेटरल एंट्री कोई पहली बार नहीं हो रही है, 2018 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन तब कभी 4 पोस्ट के लिए एंट्री निकाल दी, कभी 2 के लिए निकाल दी, इस तरीके से आपकी बार सबसे ज़्यादा निकाली गई है 45 पोस्ट के लिए। अब ये कह रहे हैं कि इसमें आप लोग क्या कर रहे हो ना कि इसमें तो कोई रिजर्वेशन दे ही नहीं रहे हो, बल्कि रिजर्वेशन को ही लूप होल को निकाल लिया है आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर रिजर्वेशन की बात आएगी, जब आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से एक IAS ऑफिसर को जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक देंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे उसमें तो रिजर्वेशन डिपेंड करेगा ना कि कितनी पोस्ट है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है रिजर्वेशन का, जिस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि अगर 100 में से यहाँ पर किसी को रिजर्वेशन मिल रहा है तो हम देखेंगे 100 में से 27 सीट दी जाएंगी OBC को। इस 100 में से हम देखेंगे यहाँ पर 7 सीट्स जो होंगी वो मिलेंगी ST को। इसमें से 10 सीट जो होंगी वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर EWS को,
और 7 सीट जो होंगी वो दी जाएंगी एससी को भी। तो टोटल ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है वो आपको देना पड़ता है इतनी सारी पोस्ट पे। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि जब आप ऐसे प्राइवेटली किसी को बाहर निकाल रहे हो और कह रहे हो कि हम तो सिंगल सिंगल पोस्ट की वैकेंसी निकाल रहे हैं, क्योंकि सिंगल पोस्ट जो होती है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता है। आप कह रहे हो कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है और हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में हम सिंगल पोस्ट ही निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, रिजर्वेशन कोई नहीं दिया जाएगा। रिजर्वेशन किसी को नहीं दिया जाएगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान भी आए जो कि अदर कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, लेकिन उनके पास में स्पेशलाइजेशन ज़्यादा हो, एक्सपर्टीज ज़्यादा हो, तो उनको क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। इवन हम देखते हैं जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, वो उन्होंने ये बात भी बताई कि अगर सिमिलर कंडीशंस हैं, मान लीजिए बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस हैं, हमारे पास में 2 पर्सन आते हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए जो है वो जनरल कैटेगरी से है, पर्सन बी जो है वो या तो ओबीसी से है या एससी से है, सपोज कीजिए एससी से है। हम देखते हैं कि ये जो 2 पर्सन है इनकी जो क्वालिफिकेशन है प्लस इनका जो एप्टीट्यूड है, इनका जो आईक्यू है, लगभग सब कुछ बराबर है। अब प्रेफरेंस किसको देनी है, पर्सन बी को देनी है, यानी कि जो अंडर प्रिविलेज रहे हैं लोग या जिनको रिजर्वेशन के लिए मान्य हुआ जा सकता था, उनको अब क्या करना है, उनको अब यहाँ पर ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो देनी है और उन्हीं को ये पोस्ट दे देनी है। ये एक तरीके का हम देखेंगे कि काम यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बात करा कि कैसे वाई डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड इन 2016 आर नाउ अंडर स्पॉटलाइट इन मणिपुर। देखिए ये कह रहे हैं कि कैसे मणिपुर के अंदर जब 2016 में 9 में से डिस्ट्रिक्ट्स को बांट बांट कर 7 डिस्ट्रिक्ट को बाइफोक्यूट करके यहाँ पर 16 डिस्ट्रिक्ट बना दी गई थी, तो अब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मणिपुर की मैं ये फोटोज जानबूझकर लेकर आई हूँ। जब आप मणिपुर को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये शिवालिक जो हिमालय है उसके आसपास में हमें दिखाई देता है। आसपास से क्या मेरा मतलब है कि उसी की रेंज के अंदर है, लेकिन जैसे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय है, तो वहां पर हम देख पाएंगे कि यहाँ का जो रीजन है वो कैसा है, पहाड़ नुमा है, यानी कि ऊंचाई पे ज्यादा है। अब कोई भी पहाड़ है, आप ऐसे माउंटेन्स को देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इन माउंटेन्स के अंदर जो ये बीच का एरिया होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वैली। इसी तरीके से जो मणिपुर का सेंटर का इस भाग को आप देखेंगे इसको बोला जाता है वैली एरिया। और ये वैली एरिया जो है ये हम देखते हैं कि मैतीज यहाँ पर ज़्यादा रहती है। जब नीचे आप थोड़ा सा जाएंगे तो नागा लोगों को भी देख पाएंगे, ऑल्दो नागालैंड इज डिफरेंट, वो एक अलग स्टेट है, लेकिन नागा पॉपुलेशन को हम यहाँ भी पाते हैं। तो अब इसी चीज़ के ऊपर हम देखते हैं कि कैसे जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने रिसेंटली एक सेशन कंक्लूड किया था मणिपुर असेंबली में, और उन्होंने बोला कि जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था डिस्ट्रिक्ट का स्टेट में 2016 में ओकोरम दौबी सिंह के द्वारा, जो कि कांग्रेस के उस समय पे यहाँ पर लीडर थे, उन्होंने वो पॉलिटिकल विल के ऊपर ज़्यादा कर दिया, यानी कि लोगों का ढंग से ठीक तरीके से नहीं किया गया। इसी वजह से आज भी मणिपुर में जो प्रॉब्लम्स है वो आ रही है। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है, आप लोगों ने मैतीस की प्रॉब्लम देखी होगी, कुकी की प्रॉब्लम देखी होगी, दिस आर द ट्राइब्स ग्रुप्स विच आर लिविंग इन द मणिपुर, एंड ये सब लड़ाई, ये सब दंगे, वायलेंस इसी वजह से हो रहा था क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए, अपना लैंड। ये कह रहे हैं कि ये लैंड तो हमारा एंसेस्ट्रियल लैंड है ना, ये तो हमारा पूर्वजों की जमीन है, आप इसके ऊपर आकर कोई कब्जा नहीं कर सकते हो या नहीं बता सकते हो कि ये जमीन जो है ये हमारी है, हमारे अंदर आ रहे हो। ये सारे कारण हैं। हम देखते हैं कि कैसे ये जो बाइफरक्यूशन किया गया था, वो ये जो मेन डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि सेनापति, उकराला, अब आप खुद देखिए कि ये जो एरिया है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितनी बड़ी बड़ी है, यानी कि ये जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया गया है। तमिलोंग, इस पूरे एरिया को हम इस तरीके से देख पाएंगे। लेकिन जब हम जैसे ही वैली में आते हैं तो वैली में हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया गया है, इम्फाल वेस्ट में से काट के यहाँ पर आप फिर से देख पाएंगे। तो ये क्या है, ये दर्शाता है क्योंकि जो वैली का लाइफ है वो क्या है, थोड़ी आसान है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 2016 के बाद में ऐसा क्या बदलाव आया। ये कहते हैं कि देखिए जब ये 2016 के अंदर में डिस्ट्रिक्ट्स को काटा जा रहा था या छाटा जा रहा था, उस समय पे बोला गया था कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाई जा सके
और लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी ये गवर्नमेंट की। लेकिन उसके बाद में भी रिओर्गेनाइजेशन से पहले मैती मेजोरिटी जो थे वो वैली के 4 डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। इम्फाल ईस्ट में रहते थे, जो कि ये एरिया है। फिर इम्फाल वेस्ट में रहते थे, यहाँ पर हम देख पाएंगे। थुम्बुल में रहते थे और बिशानपुर में रहते थे। दिस इज थुम्बुल डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर हम बिशानपुर डिस्ट्रिक्ट को भी देख पाएंगे। फिर क्या होता है कि जैसे ही रिओर्गेनाइजेशन किया जाता है तो पेरवाल जो डिस्ट्रिक्ट है, अब आप लोगों को इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अभी रेफरेंस के पॉइंट से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हम देखते हैं कि कैसे रिओर्गेनाइजेशन के अंदर पेरवाल जाल एंड चूरना चंद्रपुर एंड कमजोन, इनमें से काट कर यहाँ पर उखराल डिस्ट्रिक्ट को बना दिया जाता है। तो ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट थी इनसे थोड़े थोड़े जो पार्ट है, जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट में से एक भाग लिया और उसको एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना दिया गया। ये सब किया गया, और अब इसी का अपोजिशन जो है वो कर रहे हैं नागाज। नागाज का बोलना है द यूनाइटेड नागा काउंसिल, जो लार्जेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट का, वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो किया गया था ना, उन्होंने नागा विलेज को मर्ज कर दिया है नॉन नागा एरिया के साथ में, और ये ज़मीन हमारी है, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हमको हिल एरिया जो है उसके ऊपर हमारा क्लेम है, और अब हमें क्या चाहिए, हमें हमारा लैंड फिर से वापस चाहिए, यानी कि आप उसको दोबारा से हटाओ। तो हम देखेंगे कि इतनी स्थिति के ऊपर यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश की जा रही है कि दोबारा से जो ये रीऑर्गेनाइजेशन किया था अब उसके ऊपर पुनर्विचार करने का समय आ चुका है। और उसी के लिए हम देखेंगे यहाँ पर एन बीरेन सिंह जो है वो इस चीज़ पे डिमांड कर रहे हैं, असेंबली में बोल रहे हैं कि इसी पे हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी विल स्टडी दिस इन जीएस पेपर 3 और हेल्थ के अंदर में। देखिए इसमें पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, स्टडी कैसे हुई क्या हुई, लेकिन समय के साथ में मैं आपको इम्पोर्टेंस जो इसकी है वो समझा देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल एमआरआई, जो कि इसमें नहीं बताई गई है कि इसमें और एमआरआई में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन चलिए पहले सबसे पहले इसी शब्द से समझते हैं। फंक्शनल एमआरआई की मदद के साथ में डिप्रेशन के कुछ सब टाइप्स हो सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, किस तरीके से काम करेगा, ये अब नई रिसर्च आई है। फंक्शनल एमआरआई होती क्या है? देखिए आप लोगों ने एमआरआई के बारे में तो सुना होगा, राइट। एमआरआई के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, एमआरआई जो है वो क्या है, यहाँ पर इमेजिंग रिसर्च जो है वो करती है, राइट, रिजोनिंग इमेजिंग। जब एमआरआई पे हम आते हैं तो आप लोगों को एक बहुत बड़ी सी मशीन याद आती होगी, जो कि बाहर से इस तरीके से ओपन होती है और बीच में आप वाइट कलर की होती है और आपको यहाँ पर लिटाया जाता है। आपके कानों के अंदर में हेडफोन वगैरह लगा दिए जाते हैं सो दैट आपको वॉइस ना सुने। अब एमआरआई क्या होती है कि लगातार इसके अंदर जो एक हम देखेंगे चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, वो क्या करता है, स्पिन करता है। जब ये स्पिनिंग करता है तो हम देखते हैं यहाँ पर बाहर का जो स्पिनिंग है ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना दे रहा है। ये फील्ड नजर आ रही है आपको चारों तरफ में। ये मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही रेडियो एक्टिव वेव्स टकराती हैं वो अपना रूप चेंज कर लेती है और बन जाती है मैग्नेटिक इमेज। तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो है ये एमआरआई को बोला जाता है। अब नाम समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। हमें मोस्टली इससे ट्यूमर वगैरह जो होते हैं दिमाग के अंदर उनका पता चलता है, लेकिन फंक्शनल एमआरआई जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, फंक्शनल एमआरआई के अंदर में ब्रेन के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे काम कर रहा है, मोस्टली इसी चीज पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि वहां से और ज्यादा रिसर्च आप कर सकते हैं कि किसी पार्ट में क्या एक्टिविटी हो रही है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी जब ब्रेन में होती है तो वो क्या हो रही है और कितनी हद तक हो रही है, ये हमें देखना भी है और समझना भी है। अब इसी की मदद से क्या किया गया है, डिप्रेशन जैसे जो शब्द हैं, डिप्रेशन क्या होता है, अवसाद। अब डिप्रेशन का क्या किया गया है, पहले डिप्रेशन के बारे में जो हमारी सोच थी वो ये थी कि डिप्रेशन जो होता है वो माइंड के अंदर कुछ एरियाज के अंदर में जब एक्टिविटीज ठीक तरीके से नहीं चलती हैं, जब हॉर्मोन्स जो है स्ट्रेस हार्मोन वो ज़्यादा निकलते हैं, तब हम देखते हैं कि डिप्रेशन होता है। लेकिन अब इसको क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन डिप्रेशन की निकाल दी और उसके बाद में इसको सब क्लासिफाई किया गया है। पहले वर्गीकृत किया गया था, अब क्या किया गया, उप वर्गीकरण भी इसका कर दिया गया है।
क्या क्या इसमें किया गया है, चलिए इसमें 6 तरीके से डिप्रेशन को बांटा गया है और ये भी एक स्टडी करने के बाद 250 लोगों के ऊपर ये स्टडी परफॉर्म की गई। और इस स्टडी को करने के पीछे का कारण क्या था, स्टडी को करने के पीछे का कारण ये था कि मोस्टली पीपल जो है अराउंड 30% ऐसे लोग जो यहाँ पर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, 100 मान लीजिए 100 लोग गए हैं, उनमें से 30% यानी कि 30 लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर उस दवाई का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। ये क्यों होता है, ये इसी वजह से होता है, इसी वजह से हमने सब टाइप को समझने की यहाँ पर कोशिश की। सब टाइप में हम देखते हैं पहला सब टाइप ऐसा होता है जो कि ज़्यादा एंग्जाइटी को प्रमोट करता है, उनके ब्रेन का कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसमें जो एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल से ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। जब नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, एंग्जाइटी जो है वो ज़्यादा होगी, पैनिक अटैक्स भी लोगों को आ सकते हैं। तो ये सब सिचुएशन देखने को पड़े। अब उनका इलाज अलग तरीके से होना चाहिए। फिर जब दूसरे लोगों की हम बात कर रहे हैं, मोस्टली अभी तक जो इलाज किए जाते थे या साइकेट्रिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, आप ही के एक्सपीरियंस को जानकर, आप ही से बात कर कर, आप ही की कंडीशंस को देखकर वो इलाज किए जाते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास में इस तरीके से MRI करवाने के बाद में आप लेके जाएंगे तो इससे क्या होगा, मेडिकेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। आपको कौन सी दवाई किस सब टाइप में जो अब नॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं उसके बाद में एक्टिविटीज़ जो है वो हो जाती हैं, उस हिसाब से देनी है, वो डॉक्टर्स को पता होगा। जस्ट इतना ही यहाँ पर इस आर्टिकल की हमें ज़रूरत थी पढ़ने की। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें ब्लू मून के बारे में। ब्लू मून क्या होता है, देखिए अब जस्ट ये प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट है, ठीक है, ऑल्दो ये मेंस में आ गया है, मेंस में इस पर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ये ब्लू मून क्या है। ब्लू मून जो है वो एक कॉमन एग्जाम्पल है ट्रेडिशंस का। कैसे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये बहुत पुराने समय से जो है ब्लू मून होता है। वैसे नॉर्मली ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून हम देखेंगे कि अगस्त 30 को भी देखा गया था। इसका मतलब है जब एक ही महीने में 2 फुल मून जो है वो आ जाते हैं। तो हम मोस्टली देखते हैं कि एक महीने में एक ही बार फुल मून आता है, एक महीने में एक ही बार अमावस्या भी आती है, एक महीने में एक ही बार में हम देखेंगे कि जो एकादशी होती है वो भी आती है। तो जब एक महीने में 2 बार फुल मून आ जाए तब यहाँ पर एक जो फुल मून आएगा जो कि दूसरी बार आ रहा है उसी मंथ में, उसको ब्लू मून कहा जाता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण साइंटिस्ट बताते हैं कि कैसे लगभग 1815 के अंदर में एक बार यहाँ पर माउंट टम्बोरा जो है इंडोनेशिया के अंदर में, उसमें बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी का धमाका हुआ था। जब वो ज्वालामुखी के धमाके से डस्ट पार्टिकल वगैरह, गैसेस वगैरह बाहर निकली तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से जो टेम्परेचर था ओवरऑल वो थोड़ा सा कम हो गया, अर्थ का ही 0.4 से लेकर 0.7 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये हुआ था तो इस साल को नो समर ईयर के नाम से आज भी जाना जाता है कि गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। तो अब इसमें क्या था, जब वो डस्ट और गैस ऊपर थे तो थोड़ा सा जो हमें मून का स्ट्रक्चर था वो ब्लूइश दिखाई देना शुरू हो गया था। इसी वजह से भी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू मून है शायद वहीं से निकल कर आया होगा। ऑल्दो इट्स अ ट्रेडिशन, ब्लू मून ऐसे भी बोला जा रहा है, लेकिन ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि बता रहा है माइग्रेशन इन इंडिया के बारे में। जल्दी जल्दी डाटा देखते हैं। देखिए माइग्रेशन को बता रहा है, कह रहे हैं मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे करवाया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, जो कि 78 टाइम करवाया है। 2020-21 में ये पहले कंडक्ट किया गया था और अब फिर से इसको कंडक्ट करवाया जा चुका है। इसमें हम देखते हैं कि ऐसी स्टेट्स को बताया जहाँ पर हाईएस्ट जो माइग्रेशन है वो हमें देखने को मिलता है। माइग्रेशन क्या होता है, पलायन, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। हम देखते हैं कि स्टेट जहाँ पर एक्सटर्नल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, यानी उन स्टेट को छोड़कर लोग यहाँ पर ज़्यादा जाना चाहते हैं, वो कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी हमें दिखाई दे रहा है, यूपी, फिर उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम वेस्ट बंगाल को देखेंगे, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। अब आप जब इसको उल्टा करके देखेंगे कि ठीक है इंटरनल माइग्रेशन किसका हो रहा है, एक ही स्टेट के अंदर से एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेशन होना, तो हम देखेंगे इसमें भी यूपी इंटरनली में फर्स्ट आ जाता है और महाराष्ट्र जो है वो सेकंड आ जाता है। अदरवाइज वही सिनेरियो जो है वो हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन यूपी से होता है, और ये यूपी से माइग्रेशन होकर सबसे ज़्यादा कहाँ आता है,
महाराष्ट्र में आता है, क्योंकि महाराष्ट्र क्या करता है, इनको होस्ट करता है। तो मुंबई एक ऐसी सिटी पता चली है इससे, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर माइग्रेशन के जो पॉपुलेशन है उनको क्या करती है, होस्ट करती है, रखती है। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा आर्टिकल है, और आर्टिकल बात कर रहा है द पाथ रन्स थ्रू फील्ड। देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, ये बात कर रहा है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट कहाँ पर, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। देखिए, एग्रीकल्चर की जब हम बात करें, यानी कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर जीएस पेपर 3 में हम इसको पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर ऑथर जो है अशोक गुलाटी, वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, प्लेट से प्लग तक जाना है, यानी कि जो खेत होता है उसको यहाँ पर सुधारना है, फार्मिंग को। और जो हमारा सपना है, सपना क्या है, 2047 तक एज अ डेवलप कंट्री बन जाना। हम जो डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसको हमें पूरा करना है। ये कहते हैं कि देखिए 78 साल हमारे ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और कुछ इनमें से बहुत बड़ी बड़ी हमने अचीवमेंट भी करके दिखाई है इन सालों में, कुछ हमसे फेलियर भी हुए हैं, गलतियां भी हुई हैं। लेकिन असली बात यह है कि हम सीख कर आगे कितना बढ़े हैं। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो इनका कहना है कि ये बेशक अब हमें लगा होगा कि 2047 तक तो बहुत समय है विकसित बनने में, लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं है। हमें सच में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, प्लानिंग करने की आवश्यकता, और हर फील्ड, हर सेक्टर के अंदर ये प्लानिंग होनी चाहिए, तभी हमारे जो आउटकम है, तभी हमारा जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। एग्रीकल्चर में जब हम आते हैं तो ये बताते हैं कि कैसे चाइना से हमें जो एग्जाम्पल है वो लेना चाहिए एग्रीकल्चर का। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जब 1948 में हम लोग आज़ाद हुए और 1950s में हम पहले फर्स्ट ईयर प्लान लेकर आते हैं, उसी समय पे चाइना के अंदर भी जो भूखमरी थी और जो गरीबी थी वो तो इंडिया जितनी ही थी। दोनों ही देशों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हम देखते हैं इंडिया में ये जो टाइम पीरियड था यहाँ पर 1947 से लेकर 1950 तक का और 1955 तक का, इसमें लगभग यहाँ पर 1.5 से 3 मिलियन ऐसे लोग थे जिनकी स्टारवेशन यानी कि भूख की वजह से डेथ हुई थी इंडिया में। दिस इज नॉट ए स्मॉल नंबर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 15 से 30 लाख लोगों की जिनकी केवल और केवल भूख की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन चाइना में तो हाल और भी बुरा था। चाइना में ये आंकड़े 30 मिलियन थे, यानी कि लगभग 3 करोड़ ऐसे लोग थे जो कि चाइना में केवल और केवल भूख की वजह से यहाँ पर अपनी जान गंवा रहे थे। ये सब होने के बावजूद आज इंडिया हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी में बहुत ही आगे हो चुका है, सही बात है। लेकिन चाइना जो है, उनकी एग्रीकल्चर से जब हम बात करते हैं तो वो तो इंडिया से आज भी जीडीपी के मामले में 5 से 6 गुना ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाए, वो हमें सीखना होगा। चाइना में हम देखते हैं कि जब चाइना के अंदर उनके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट वो आते हैं, माओ जुदांग, तो माओ जुदांग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम लेकर आए थे। वो सिस्टम उन्होंने लाया था, उसको बोला जाता था कम्यून सिस्टम। अब ये जो कम्यून सिस्टम होता था एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि माओ जुदांग जो थे उन्होंने माओइज्म को जन्म दिया, जो कि एक तरीके का समाजवाद था। उनका मानना था कि यहाँ पर हमें जब तक ही स्टेट को चलाना चाहिए जब तक लोग पूरी तरीके से सत्ता अपने हाथ में ना लेने, और उसके बाद में जो भी स्टेट के एक्टर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। ये यहाँ पर माओ जुदांग मानते थे, यानी कि सरकार कोई होनी नहीं चाहिए, सेंटर में कोई होना ही नहीं चाहिए, एंटी गवर्नमेंट काइंड ऑफ वो थे। वो क्या करते हैं, समाजवाद के इस पहलू के अंदर कम्यून सिस्टम को लेकर आते हैं। ये जो कम्यून सिस्टम हमें दिखाई दे रहा था, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था कि जो लैंड था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ना बांटकर बहुत ही बड़े टुकड़ों में एक साथ कर दिया गया। यानी कि 100 से ज्यादा या हजार हजार ऐसे फार्मर्स हैं जो अपनी अपनी जमीन को एक साथ लाएंगे, एक ही साथ उस पर काम करेंगे, उसको एक कम्यून बोला जाएगा।
लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम होती थी। इसमें क्या होती थी कि लोगों की जो इच्छा है काम करने की वो कम हो जाती थी। चाइना में क्या किया गया कि चाइना में कम्यून सिस्टम को यहाँ पर बंद कर दिया गया 1960 के दौरान में। और उन्होंने बहुत जल्दी इंडिया से अर्लियर 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म अपने लेकर आ गए वो एग्रीकल्चर के अंदर। जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले तो हर क्रॉप के ऊपर जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो यहाँ पर देना शुरू किया फार्मर्स को। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल टैक्स फ्री किया। ठीक बात है मैम, ये तो सब इंडिया में भी होता है, ये भी ठीक है। तीसरा, उन्होंने मॉनेटरी हेल्प करवाई। उन्होंने खाद, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें फ्री में दी फार्मर्स को, सो दैट प्रोडक्शन अच्छे से बढ़ सके। और जैसे हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजी आई, वैसे ही चाइना ने वहाँ पर भी उसका इस्तेमाल किया। और जब ये इतना सारी मदद गवर्नमेंट की तरफ से लगातार मिलती रही तो हम देखेंगे कि आज चाइना का जो शेयर है एग्रीकल्चर में वर्ल्ड के अंदर, दैट इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही ज़्यादा कमांडेबल है और हमें भी ये सीखना होगा। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन तो आ गया था, लेकिन उसके बाद में बेशक आज हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनकी लैंड के ऊपर उनको टैक्स ना देना पड़े, लेकिन स्टिल यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर नेगेटिव के अंदर हम देखते हैं कैसे जो यहाँ पर सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम टू द फार्मर्स, वो दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर होंगे तो इनडायरेक्टली आप टैक्स ले रहे हो फार्मर से, जो भी खाद मंगवा रहे हो, जिन जिन चीज़ों की कृषि के लिए इस्तेमाल होती है, ज़रूरत होती है उपभोक्ता के लिए, उपयोग के लिए, उन सभी चीज़ों पे इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। और जब ये सब होता है तो इसी वजह से हमारा एग्रीकल्चर, जो शायद कम्यून सिस्टम उनको ख़त्म करने से पहले ही हमारे यहाँ पर कोई कम्यून सिस्टम नहीं था और आज उनसे ज़्यादा अच्छा बेहतर हो सकता था, वो आज भी ठीक चल रहा है। फूड सिक्योरिटी हमने ले ली है, लेकिन उस गति पे नहीं है जिस गति पे 2047 में विकसित भारत बनने का सपना हम लोग देख रहे हैं। खैर, अभी तक अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो मुझे पता है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, इसीलिए आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि देखिए, मेरा एक टेलीग्राम के ऊपर भी चैनल है जिसमें आप लोगों को इस वीडियो की पीपीटी, एक्सेप्ट जो कोई मुझे आर्टिकल लगता है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर तो नोट्स होने ही चाहिए, वो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको इस हैंडल से भी यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स रेलिवेंट न्यूज़ को। सबसे पहली जो न्यूज़ हमें दिखाई देती है दैट इज़ भविष्य सॉफ्टवेयर। भविष्य सॉफ्टवेयर क्या है, चलिए इसको ज़रा समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। भविष्य सॉफ्टवेयर जो है वो डिजी लॉकर के साथ में अभी क्या किया गया है, मिलाया गया है। और इसको हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर के लिए लेकर आया गया है। इस सेंट्रलाइज्ड पेंशन स्कीम हम इसको बोल सकते हैं, और पेंशन स्कीम तो पहले ही है, पेंशन को प्रोसेस करने की जो ये स्कीम है वो सॉफ्टवेयर इसी वजह से बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है, ताकि जो पेंशन देनी पड़ती है यहाँ पर उनको क्या ना हो, डिलेज जो होते हैं वो डिले ना किए जाए, उनको एड्रेस किया जाए। कई बार क्लरिकल एरर हो जाते हैं, जो बैठे हुए हैं क्लर्क वगैरह उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, उन एरर्स को हटा दिया जाए। फाइनेंशियल लॉस हो जाता है लोगों का एरर्स की वजह से, वो ना हो पाए। एंड पेंशन से रिलेटेड हैरेसमेंट भी यहाँ पर ना हो, तो ईजिली क्या होगा, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सभी की पेंशन्स को काउंट किया जाएगा, उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र जो है वो टाइम से पहले ही कर दिया जाएगा। अब ये भविष्य के अंदर क्या क्या इसकी हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें ऑटो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है, ऑटो रजिस्ट्रेशन। ऑटो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जब आपकी यहाँ पर रिटायरमेंट की एज है और 1.5 साल पहले ही ये अपने आप ही उस प्रोसेस को करना शुरू कर देता है, तो अपकमिंग रिटायरमेंट्स की इसके पास में सारी की सारी डाटा एंट्री जो है वो रहती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में सेल्फ फिलिंग भी है, यानी कि ये क्या करता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, रिटायरी होंगे, उनके फॉर्म्स को भी ये क्या करेगा, खुद ही अपने आप ही भर देगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि प्रोसेस को कितना आसान बनाया जा रहा है। नंबर 3 पे इसके अंदर स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 10 दिन के बाद आपको मिलेगा, नहीं, अगर 1 तारीख को सबको पेंशन मिलनी है तो एक ही को मिलेगी, ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन ये जरूर करेगा। और इसमें मोस्टली 15 दिन का समय जो है वो दिया जाता है। नंबर 4 पे इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी को, स्पष्टीकरण को भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारिता,
ये भी यहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो क्लियरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों ही हम इसमें देख पाते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है, राइट, क्योंकि कैलकुलेशन जो है किसको कितना रिटायरमेंट के समय पे जो पेरोल है वो मिलना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें, रिटायरमेंट बेनिफिट, मिनिमल मैनुअल इंटरवेंशन, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहता है। सो किसी के साथ में भी आप थोड़ा बहुत भी धोखाधड़ी यहाँ पे नहीं होता हुआ देखेंगे। ये सारी की सारी, और एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डिजिटलाइजेशन। एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन हमें इसमें दिखाई दे रही है, सारा काम क्या हो रहा है, ऑनलाइन ही हो पा रहा है, तो ये किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट लॉन्चेज जियो स्पेशल डिसीजन सिस्टम फॉर द एग्रीकल्चर। अब देखिए ये क्या किया गया, वैसे थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इसको मेंस के नज़रिए से पढ़ा दिया था, लेकिन अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक्चुअली में प्रीलिम्स के नज़रिए से। तो ये क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, यानी कि के कृषि क्या होता है, फार्मिंग, KDSS। तो ये क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो इसको किया किसके द्वारा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उन्होंने इसको यहाँ पर क्या किया है, लॉन्च किया है। इसमें इस्तेमाल क्या किया जाएगा, इसमें हम देखेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर अनाउंस किया गया था 2024 में, उसी के अंतर्गत में इसको लेकर आया गया है। और इसके अंदर सैटेलाइट के द्वारा, सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद में जो भी एरिया है उस एरिया की क्या होगी, जियो स्पेशल। अब ये जियो स्पेशल क्या होता है, यानी कि स्पेस को अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, थ्रू द हेल्प ऑफ सैटेलाइट पूरे अच्छे तरीके के उसको देखेंगे, जांचेंगे, नापेंगे, और उसके बाद में बताएंगे कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या कितने खाद की आवश्यकता है, क्या यहाँ पर कीटनाशकों की आवश्यकता है, या क्या क्या चीज़ें ज़्यादा चाहिए। ये सारा का सारा जो होगा, इसमें सोइल का भी ध्यान रखा जाएगा, इसमें यहाँ पर क्रॉप का भी ध्यान रखा जाएगा, रिजर्वोयर्स वगैरह का भी ध्यान रखा जाएगा। इन सभी को इंटीग्रेट करके डाटा जो है वो एग्रीकल्चर गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और गवर्नमेंट फिर उसी के आधार पर स्कीम्स एंड सर्विसेज दोनों के दोनों यहाँ पर प्रोवाइड करेंगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल बता रहा है कि कैसे सीनियर IAS ऑफिसर जो है गोविंद मोहन, उनको नेक्स्ट यूनियन होम सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को नए जो हमारे कैबिनेट यहाँ पर सेक्रेटरी हैं उनके बारे में भी पढ़ाया था। तो चलिए समझते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, वो काम कैसे करती है, यानी कि इनको लगाता कौन है, कौन इनको अपॉइंट करता है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ACC के बारे में। ACC क्या होता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर में। अब यहाँ पे सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, एज अ पोस्ट दी जाती है, जॉइंट सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी के लेवल तक की उनको पोजीशन इसमें दी जाती है। और अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट है वो हाइयर लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल अपॉइंटमेंट यहाँ पर हम देख पाएंगे कमेटी है जो अपॉइंट्स करता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर में। अब इसमें पब्लिक एंटरप्राइज भी आते हैं, बैंक्स वगैरह भी आ जाते हैं, हम ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी देख पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, मेंबर्स, कि इनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। यहाँ पर चेयरपर्सन जो होते हैं या चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होंगे, वो होते हैं हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर, और हमेशा ही वो रहेंगे इस चीज़ के ऊपर। दूसरा हम देखते हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर भी इसमें एक पार्ट निभाते हैं, एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, ये भी यहाँ पर एज अ मेंबर की तरह होते हैं, और यही मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको यहाँ पर कौन सी पोस्ट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर देनी है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो होती है ये भी हम देखेंगे कि कैसे कमेटी होती है पार्लियामेंट के अंदर, जिसका काम होता है कि जितनी भी पॉलिसी के यहाँ पर मैटर है, तो हम क्या करें, पॉलिसी मैटर चाहे वो फॉरेन अफेयर्स के हो या फिर चाहे डोमेस्टिक के हो, उन सभी के साल में डील करना इसी का काम है। इसके अंदर भी इसके चेयरपर्सन हम प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को देखेंगे, यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी होते हैं, और साथ ही में अदर मिनिस्टर्स भी होते हैं। और इसी वजह से इसको सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कैबिनेट के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर जो है वो कौन है, वो इसी के अंदर है। तो इसी वजह से इसका नाम सुपर कैबिनेट भी है। अब ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को एक बात पता चल गई है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सी कमेटी की हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के बारे में।
एक और कमेटी को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब वो क्या है वो हम देखेंगे, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, EAC। इकोनॉमिक अफेयर कमेटी के बारे में अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ तो आप लोगों को नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या करती होगी, इकोनॉमिक जो मैटर है उन्हीं के ऊपर काम करेगी। बिल्कुल सही बात है। तो इकोनॉमिक जितने भी मैटर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर इसका पूरा का पूरा काम होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, केरला रिसर्चर्स डेवलप ब्रेक थ्रू साइनाइड सेंसर। देखिए साइनाइड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक जहर यानी कि एक बहुत ही टॉक्सिक जो है ये मटेरियल है, और टॉक्सिसिटी की वजह से हम इसको क्या मानते हैं कि मोस्टली ये जो है जहर की तरह काम करता है, किसी की भी जान ले सकता है। अब फूड और वाटर में जब ये कंटामिनेट हो जाता है, मिल जाता है, तो इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। उसी के ऊपर हम देखते हैं कि केरला के रिसर्चर्स के द्वारा ये करके दिखाया जा चुका है, और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तरफ से एक हाईली सेंसिटिव यहाँ पर सेंसर बनाया है। हाईली सेंसिटिव क्या क्या मतलब है कि अगर थोड़ी सी भी मात्रा उसमें साइनाइड की यहाँ पर दिखेगी तो ये उसको पकड़ जाएगा। कैसे पकड़ेगा? नॉर्मल लाइट में, यूवी लाइट में भी आप इनको देख पाते हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो उसका कलर अगर येलो हो जाता है, ये सेंशनिंग जो स्ट्रिप्स हैं वो यहाँ पर दी गई है, अगर इनका कलर येलो हो जाता है किसी भी मटेरियल का तो उसमें हमें पता चल जाता है कि उसमें क्या है, साइनाइड की यहाँ पर जो मिलावट है या कंटेमिनेशन है वो हो चुकी है। तो ये किया गया है, ये काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा अब, क्योंकि इसी के प्रयोग के बाद में कोई भी पानी वगैरह जो है, सेफ्टी वगैरह जो है किसी भी जगह की, किसी भी फूड की, वो ज़्यादा अच्छे से की जाएगी। और मोस्टली साइनाइड जो है वो एक टॉक्सिन प्रेजेंट है जो अलग अलग प्लांट्स में भी मिलता है, फ्रूट्स में भी मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मिलता है। साइनाइड को हम देखते हैं कि ये व्हीकल से भी निकलता है। जब व्हीकल्स हम देखते हैं यहाँ पर एग्जॉशन होता है, यानी कि जो धुआं वगैरह बाहर निकलता है, तो उसमें भी ये पाया जाता है। इसके अलावा ये एप्पल के जो बीज होते हैं उसके अंदर भी पाया जाता है, एप्रीकोट के बीज होते हैं उसके अंदर भी ये पाया जाता है, स्प्राउट्स वगैरह में मिल जाता है, खासकर जो पोटैटो वगैरह के आप बनाते हैं, एंड आलमंड्स में भी इसका कुछ परसेंटेज मिलता है। WHO ने काफ़ी स्ट्रिक्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि गाइडलाइन दी हुई है, और वो कहते हैं कि किसी को भी जो पोर्टेबल वाटर होता है, पानी होता है, उसमें 0.19 mg पर लीटर से ज़्यादा साइनाइड नहीं रहना चाहिए। तो यानी कि यूजुअली ये क्योंकि नेचर में मिलता है तो इससे सेफ्टी अब क्या होगी, ज़्यादा होगी। पहुंच चुके हैं हम हमारी वीडियो के लास्ट कंपोनेंट में, दैट इज मैपिंग इन न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड की, क्योंकि थाईलैंड में अभी अभी जो गवर्नमेंट है वो चेंज हुई है, और यहाँ पर उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको बदलकर उनकी बेटी जो है अब क्या बन चुकी है, एज अ यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है थाईलैंड की। चलिए थाईलैंड के बारे में देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, ऊपर हम म्यांमार को देख पाएंगे, इधर लायोस जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, नीचे कंबोडिया को देखेंगे जो अपनी लैंड बाउंड्री दिखा रहा है, इधर यहाँ पर हम ऑलरेडी देख पाते हैं कैसे बैंकॉक हमें दिखाई दे रहा है। इस एरिया के अंदर में म्यांमार का ये पूरा का पूरा एरिया हमें दिख रहा है। नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मलेशिया है, मलेशिया के साथ में भी बाउंड्री इसकी टच हो रही है। बीच में हमें गल्फ ऑफ थाईलैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप गल्फ ऑफ थाईलैंड को देख पाएंगे। थाईलैंड के अंदर में अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हमें बैंकॉक यहाँ पर दिखाई दे जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम पूरा का पूरा रीजन अगर देखेंगे तो ये थोड़ा डिजर्टी रीजन हमें दिखाई देता है। अगर इम्पोर्टेंट नदियों की बात करें तो मिंग नदी इसके अंदर है, चाओ फारिया नदी है, मुन नदी है। अंडमान एंड सी जो है, अंडमान सी के साथ में क्या इसका बॉर्डर टच होता है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम, यस। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो अंडमान सी है उसके साथ में इसका बॉर्डर टच होता है। नीचे ही यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड हमें दिखाई देता है, एंड या दैट्स इट। इधर हम जब बात करी थी मलेशिया से तो आप इंडियन ओशन को भी देख पाते हैं कि इंडियन ओशन का भी यहाँ पर क्या है, बॉर्डर जो है थोड़ा बहुत मैरीटाइम टच हो रहा है। चलिए यहीं पे आज की जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी तक अगर यहाँ पर हो तो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ की अभी देरी, क्यों अभी वेट करना है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर से सुबह, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।